जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूरज आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए साथियों, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है उस पर कुछ हिंदी की स्पेशल क्लास चल रही है। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है साथियों। इसके पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट करा के रखे हैं, आप उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा। ठीक, तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और आपका जो आज का पहला प्रश्न होने वाला है प्यारे साथियों, आपका जो पहला प्रश्न है साथियों, पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है। देखिए साथियों, जो आपके दीर्घ स्वर हैं वो होता है आ, बड़ा वाला। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, और जो आपका ऊ है साथियों, ये होता है आपका हास्य स्वर। कौन सा स्वर होता है, हास्य स्वर। ठीक, हास्य स्वर। और आपके जो ऑप्शन नंबर सी है इसको बोला जाता है संयुक्त स्वर। अब इसको संयुक्त स्वर क्यों बोला जाता है ये भी जान लेते हैं हम। देखो, ये जो होता है साथियों दो स्वर से मिलकर बनता है, एक अ और एक ई। ठीक, तब क्या होता है आपका ए बनता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संयुक्त। और जो आपका ओ होता है ये भी संयुक्त होता है। क्यों होता है साथियों, क्योंकि ये भी दो स्वर से मिलकर बनता है। किससे, ये भी संयुक्त ही है, आ और क्या बनता है, ओ। ठीक, इन दोनों से आपका क्या बनता है साथियों, ओ का निर्माण होता है। ठीक है, ओ स्वर। तो आपका जो पहला प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, अब आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न कहता है साथियों, दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम का चयन कीजिए। ठीक है, नीचे जो आपके वाक्य दिए गए हैं इसमें आपके उचित विराम चिन्ह का चयन करना है। वाक्य क्या है साथियों, अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। ठीक है, अपने कार्य में क्या है, मग्न है। तो इसमें आपके कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा इस चीज़ को आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए जो आपका पहला प्रश्न ऑप्शन दिए गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो नहीं यूज होगा। क्यों, क्योंकि जब कर्ता के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की, अल्प विराम। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, अल्प विराम इसको कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए साथियों अब बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। साथियों, राम जो है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, जो राम है ये एक विशेष व्यक्ति हैं। तो जहाँ पे विशेष व्यक्ति क्या बोध होता है वहाँ पे क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक, जैसे देखिए, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरि हुआ, गांधी जी हुए, भारत हुआ, जापान हुआ, गंगा हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब आएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक, और अब संज्ञा क्या होती है ये आपको पता ही है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या सभी नामों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक। ठीक है, चलिए साथियों अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, बदले मतलब होता है स्थान पर। ठीक, उसे क्या कहा जाता है, पूर्वापर मतलब उसी के स्थान, रिप्लेस। जब किसी वर्ड के रिप्लेस वर्ड यूज किया जाता है तब उसको आप सर्वनाम कहते हो। क्या कहते हो, सर्वनाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कि संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम। विशेषण की बात की है तो विशेषण जो होता है वो आपके संज्ञा के
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। अब अगर मैं फिर से बात कर लूँ कि भाई क्रिया क्या होती है, सर्वनाम पता चला, विशेषण पता चला, अब बात कर लें क्रिया क्या होती है। तो क्रिया देखिए साथियों, जो आपकी क्रिया होती है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया। अब बात कर लें क्रिया विशेषण क्या होती है। ठीक, तो प्यारे साथियों, क्रिया की ही विशेषता को बताने वाले शब्द को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, किसकी विशेषता को बताने वाली? क्रिया की विशेषता को जो बताएगा वही क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, क्रिया की विशेषता। ठीक है, क्रिया की विशेषता, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक, देखिए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यहाँ पे बोला है नहीं है। जो काला होता है साथियों, ये किसी का गुण मतलब विशेषण वर्ड है। ठीक, ब्लैक क्या होगा आपका? विशेषण वर्ड। अब बात कर लें अगर तुम जो होता है साथियों, ये सर्वनाम है एक प्रकार का। क्या है? सर्वनाम है। अगर मैं बात करूं कौन सा सर्वनाम है, तो ये होता है साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में कुल 11 सर्वनाम हैं। आप लोगों को पता है हिंदी व्याकरण में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम हैं। और जो तुम शब्द है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे मैं, तुम, ठीक, मैं, तुम, वह आदि। और आपका जो शांत है ये भी साथियों क्या है? ये आपका विशेषण है। आगामी भी आपका विशेषण है, शांत भी विशेषण है, काला भी विशेषण है। तो मतलब 3 वर्ड जो दिए गए हैं ये विशेषण हैं। बाकी जो तुम है ये क्या है? विशेषण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब बढ़े हम अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? आपको बताना है टहलना शब्द क्या है साथियों। तो देखिए, जो आपका जिसमें क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाए वहाँ ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? क्रियात्मक संज्ञा कहा जाता है। कौन सा? क्रियात्मक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर होगा। ठीक है, क्रियात्मक संज्ञा से तात्पर्य संज्ञा के उस रूप से है जिसमें क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाती है। तो ऐसी क्रिया को क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। क्रियात्मक संज्ञा हमेशा एक वचन व पुल्लिंग लिंग के रूप में होता है साथियों। इस बात को आप लोग नोट करके रखिएगा, एक वचन या फिर आपके पुल्लिंग लिंग। ठीक है, पुल्लिंग लिंग में हर वक्त प्रयोग किया जाता है इसका। उदाहरण में दिया गया था आपका टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पर टहलना एक क्रियात्मक समूह है जो क्या है? एक वचन और पुल्लिंग रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है साथियों? परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो देखिए, परिणामवाचक विशेषण द्वारा आपका नाप और तौल का बोध होता है। किसका? नाप और तौल का। ठीक है, इसमें कोई किसी का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? नाप तौल का। क्योंकि परिणाम का मतलब होता है कुछ ना कुछ उसकी क्वांटिटी हो। परिणाम में क्वांटिटी कहाँ पे नापी तौली जाएगी? तो ये ऑप्शन नंबर बी में ही किया जाता है। ठीक है, और बाकी आपकी क्रिया के स्थान पर क्रिया की जो रीति है ये सब आपके क्या है? रॉन्ग ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए अब इसी के क्रम में अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। प्यारे साथियों, लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। तो प्यारे साथियों देखिए, जो लेखक और लेखिका है ये एकदम संगत वर्ड है। ठीक, चूहा और चूहिए जो है ये भी संगत वर्ड है। टोकरा और टोकरी ये आपका रॉन्ग है, मतलब असंगत है। पतीला और पतीली ये भी क्या है? संगत। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका जवाब जब आप संगत युग्म बनाओगे
हो जाएगा टोकरा और क्या होगा टोकरी। ठीक है, ये पुल्लिंग लिंग के अंतर्गत आएगा, ये स्त्रीलिंग में, ये भी पुल्लिंग ये स्त्री, ये पुल्लिंग ये स्त्री, ये भी पुल्लिंग और ये भी क्या हो जाएगा स्त्री में आएगा। ठीक है, बाकी जितने विकल्प हैं सब के सब क्या है ये वाला और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों क्या हैं संगत हैं। सी क्या है असंगत है, तो सी का संगत जो होता है यहाँ पे लिख दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो देखिए सहायता, अब सहायता का बहुवचन तो होता नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले पुस्तक की, तो पुस्तक की बहुवचन हो जाएगा आपका पुस्तकें, इसका आप बहुवचन बना सकते हो। लड़का का लड़के बना सकते हो कि नहीं, बना सकते हो ना, कमेंट करके बताइएगा। पौधों का पौधे आप बना सकते हो बहुवचन, तो ये तीनों बहुवचन बन सकते हैं, बट आप इसका बहुवचन नहीं बना सकते हो। सदैव इसका किस में प्रयोग होगा एक वचन में होता है। बात कर ले अगर एक वचन होता क्या है साथियों, जिसमें एक ही जाति एक ही नाम का बोध हो। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। ठीक है, तो आपका वाक्य जो दिए गए है माँ ने खाना खा लिया होगा, ये तो भूतकाल है अस्पष्ट है, लेकिन माँ ने खाना खा लिया होगा इस बात को अभी क्लियर नहीं हुआ, दैट मीन्स संदिग्ध में है, अभी कुछ क्या है इसमें दुविधा है। ठीक, संदेह है कि माँ ने खाना खाया है कि नहीं खाया। तो जहाँ पे भूतकाल तो है ही, वर्तमान काल होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग ही हो जाएगा। अब भविष्य काल तो होगा नहीं, ऑप्शन डी भी रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे संदिग्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी तो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल मतलब पूरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे संदिग्ध की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 के लिए प्रश्न 10 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, देखिए जहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता क्या है पहले इसको समझो। क्रिया के जिस रूप में भूतकाल का बोध हो, ठीक, क्रिया के जिस रूप में भूतकाल का बोध हो तो किंतु कार्य के होने में संदेह हो, वहाँ पे क्या होता है संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक, जैसे माँ ने खाना खा लिया था, वाक्य में क्या दिए गए हैं माँ ने खाना खा लिया होगा, लेकिन उपयुक्त वाक्य की क्रिया से भूतकाल का बोध हो रहा है, परंतु कार्य के संपन्न होने की संदेह है, इसीलिए यह वाक्य क्या है संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भाववाचक में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। साथियों भाववाचक में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो भाववाच्य में प्यारे साथियों जो होता है वो अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। किसका अकर्मक क्रिया का। ठीक, अब क्रिया आपको बता दिया गया है क्या होता है क्रिया, अगर आपको सीखना है तो प्रीवियस वीडियो को वॉच करिए। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो को। तो आपका जो वाच्य होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक होता है कृत्यवाच्य, ठीक, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, वाच्य डीपली समझना हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाके वॉच करिएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ साथियों। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित असंगत वाक्य बताइए। कारक चिन्हों की दृष्टि से बताना है। ठीक है, तो कारक क्या होता है इस चीज़ को पढ़ना होता है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में कारक को भी मैं पढ़ा के रखा हूँ अच्छे से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कारक जो होते हैं आपके 8 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो दिए गए वाक्य में जो आप राम ने पत्र लिखा, कर्ता कारक कारक चिन्हों की दृष्टि से असंगत है, इसमें कर्म कारक होगा। ठीक, यहाँ कर्ता के स्थान पे क्या होता है कर्म कारक होगा, इसका संगत, बाकी जितने दिए गए हैं सब के सब क्या है संगत में है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है,
अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? अज्ञान शब्द का तद्भव रूप साथियों, तद्भव रूप जो होता है अज्ञान शब्द का वो होता है अजान। ठीक, क्या होगा? अजान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और देखिए तद्भव, जैसे अगर आपसे पूछ लिएगा कि भाई अग्नि का तद्भव रूप बताइए, तो आप क्या बताओगे? अग्नि का आग होता है ना। तद्भव रूप, तस्यम अगर आप अग्नि दिए है तद्भव आग होगा, अगर तद्भव आग दिया है तस्यम पूछे तो अग्नि होगा। इसी तरह से क्षार का अगर पूछ लिया तो आप बताओगे खार। ठीक, धैर्य का पूछ लिए धीरज, श्रवण का पूछ लिए सावन। चलिए पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 14 क्या कह रहा है? अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? किसमें साथियों? अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? देखिए अध तो होगा नहीं, ये रॉन्ग हुआ। अध्यक्ष बोला है, बड़ी मात्रा भी बोल रहा है इसमें। आधि ये भी नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उपसर्ग होता क्या है तो साथियों, जिस शब्द के पहले आकर उसका अर्थ में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे या विशेष अर्थ प्रकट कर दे, उसको क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। और भी अधि से और भी शब्द बन जाते हैं, जैसे अधि से और भी शब्द बनेगा आपका अधिकरण या फिर अधिकार। ठीक है, क्या? अधिकरण और अधिकार, अध्यात्म, ठीक, अधिपति, ये सब क्या है आपके? अधि शब्द से उपसर्ग हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। पहले हम इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, कृदंत प्रत्यय। अब बात करें अगर भाई कृदंत प्रत्यय होता क्या है, तो क्रिया या धातु, देखिए क्रिया या धातु के अंत में लगने, क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं तथा इनसे बने शब्दों को क्या कहा जाता है? कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। कहाँ लगता है? क्रिया या धातु के अंत में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित विलोमार्थिक शब्द युग्मों में असंगत बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, देखिए विलोम शब्द बताना है असंगत, तो ये क्या है? संगत है। अत का विलोम अति होता है। ठीक, अब देखिए अवनति का विलोम पतन, ये आपका असंगत युग्म है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। इस अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अनुकूल का प्रतिकूल, ठीक, ये सब क्या है आपके? संगत। इसका जब आप संगत बनाओगे, अवनति का उन्नति होगा। क्या हो जाएगा? उन्नत होगा। ठीक है, अवनति का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति, संगत। बाकी असंगत तो है ही। प्रश्न नंबर 16 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 17 प्रश्न क्या कहता है साथियों? 17 कहता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सही अच्छा विकल्प हो। क्रोध का विलोम क्या होता है साथियों? शांत होता है। ठीक, शांत का क्या होता है? क्रोधित या क्रोध। अधिक का ज़्यादा, सॉरी, अधिक का निम्न होता है ना। क्या होता है? निम्न। अक्सर का कभी कभी, या इसी को आप एक नाम और दे सकते हो। क्या दे सकते हो? कभी कभार, कभी कभार। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे अच्छा विकल्प यही है, विलोम शब्द का सबसे अच्छा से विकल्प। चलिए प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 कहता है अनिल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अनिल का जो पर्यायवाची शब्द होता है साथियों, पवन होता है। क्या होता है? पवन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। अनिल के कुछ और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं प्यारे मित्रों, जैसे समीर, वात, पवमान, समीकरण। ठीक,
अनल के पर्यायवाची भी और होते हैं साथियों। जैसे अनल का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया तो अनल का पर्यायवाची आप बताओगे अग्नि ना, अग्नि बताओगे, पावक बताओगे, ठीक है, हुतासन, कृषाणु ना, दहन, क्या दहन, ये सब क्या है आपके पर्यायवाची शब्द हैं अनिल के, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए जो पट दिए गए हैं ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द पट होता है, ठीक है। वसन भी रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि इसका कपड़ा का वसन पर्यायवाची शब्द है। चीर भी क्या होगा? रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि चीर जो होता है कपड़ा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। फिर देखिए अब आपका दिए गए धरित्री ना, धरित्री जो है साथियों यही आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। धरित्री जो होता है प्यारे साथियों ये होता है आपका धरती का पर्यायवाची। किसका? धरती का पर्यायवाची, ठीक है। किसका पर्यायवाची है? धरती। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द धरती नहीं है, धरित्री धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरती के अन्य भी पर्यायवाची शब्द होते हैं साथियों, जैसे धरा होता है, धरती, पृथ्वी ना, वसुंधरा, धरणी, भूमि, और जो आपके पट, वसन और चीर ये किसके तीनों हैं? ये तीनों आपका कपड़ा है। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा फैला अपने रब कर जाल। उपरोक्त वाक्य में कर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त कर रहा है? देखिए साथियों रब मतलब होता है सूरज, और सूरज कर मतलब यहाँ पे आप किरण समझोगे। क्या समझोगे? किरण। जाल मतलब फैलाना ना, ठीक। समूह, जाल मतलब क्या, एक प्रकार से आप समझ लो समूह। तो सूर्य की किरण एक समूह में फैलती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दी गई पंक्ति में फैला अपने रब का जाल में प्रयुक्त कर शब्द किरण को व्यक्त कर रहा है। किसको? किरण को। कर एक अनेकार्थिक शब्द है, इसके अन्य अर्थ होते हैं जैसे हाथ, टैक्स, सूंड, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।